नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। आज का मुद्दा दो अहम पदों को लेकर है। झारखंड में दो अहम पद को लेकर संशय बरकरार है। एक है रिम्स के डायरेक्टर और दूसरा है झारखंड के डीजीपी। क्या है मुद्दा, क्यों है संशय, यही जानते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार हैं। सर, जिस तरीके से दोनों पदों को लेकर संशय है कि सरकार क्या फैसला लेगी, क्या होगा नहीं होगा, क्या विकल्प है, आप क्या बताना चाहेंगे खासकर डीजीपी के पद को लेकर? देखिए, डीजीपी के मामले में हुआ ये है, जो जानकारी मिली है, जो केंद्र सरकार की होम मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार को एक पत्र भेजकर कहा है कि आप अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को रिटायर कर दीजिए। 30 अप्रैल मतलब 30 अप्रैल 12 बजे रात तक? 12 बजे रात तक, मतलब रिटायरमेंट का टाइमिंग होता है जो तिथि है उसके रात 12 बजे। ठीक है। तो अब इस पत्र के बाद पूरे सरकार में, अब चूंकि मुख्यमंत्री नहीं है, अभी दिल्ली में है, और हालांकि चीफ सेक्रेटरी लौट आई है, पूरा मतलब ऊहापोह की स्थिति है। जो कल रात 12 बजे अनुराग गुप्ता रिटायर कर जाएंगे या बने रहेंगे। अब बने रहने के लिए दो ही आधार है। एक, जो ब्यूरोक्रेसी के जो शीर्ष लेवल पर बैठे लोग हैं उनका कहना है कि एक, राज्य सरकार केंद्र से आग्रह करे कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, और केंद्र सरकार अगर पुनर्विचार कर राज्य सरकार के आग्रह को मान लेती है तो ये डीजीपी के पद पर बने रह सकते हैं। लगभग असंभव है। दूसरा है कि सरकार कल सुबह सुबह 10 बजे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार के फैसले पर न्याय की मांग करे। और उसके अलावा एक और जो विषय है ये कि अगर मतलब हाई कोर्ट कल ही उस पर सुनवाई भी कर ले, और सुनवाई करने के बाद केंद्र सरकार के फैसले पर स्टे दे दे, अगर स्टे दे देता है हाई कोर्ट तो अनुराग गुप्ता बने रह जाएंगे, अन्यथा वो रात 12 बजे रिटायर कर जाएंगे। तो ये पत्र तो पहले आया, तो क्या आज तक राज्य सरकार, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्या सरकार कोर्ट गई है इस फैसले के खिलाफ में, या मतलब इस लेटर के खिलाफ में? नहीं, अभी तक सरकार कोर्ट नहीं गई है। अगर कोर्ट जाती तो ये मतलब समाचार जो है हम लोग के पास मतलब अभी तक आ गया होता। जो इसका जो टेक्निकल पहलू है वो जानना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। नहीं, उस पे तो हम आएंगे सर। जैसे मान लीजिए कि मुख्यमंत्री 30 तारीख रात 12 बजे के बाद ही झारखंड आते हैं, तो इसको क्या माना जाए? देखिए, मुख्यमंत्री एक संस्था होता है, मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति नहीं होता है। नहीं, वो होम मिनिस्टर भी है ना। हाँ, होम मिनिस्टर, मतलब वो एक संस्था है। वो रांची आए ना आए, दिल्ली में रहे, विदेश में रहे, अपने गांव में रहे, उनको स्टेट के प्रशासन से संबंधित सारी जानकारी पल पल उपलब्ध कराया जाता है, और उनका डायरेक्शन पर निर्णय जो लिया जाता रहता है। ठीक है। इसलिए मुख्यमंत्री के रहने या ना रहने का यहाँ कोई तो सवाल क्या नहीं। सरकार ने कोई नया डीजीपी का अपॉइंटमेंट कर दिया है, या कोई ऐसा पत्र निकाला है कि जब तक इस पर मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले लेते या कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तब तक आप पद पर बने रहिए, इस तरीके का कोई भी पत्र नहीं अभी तक गृह विभाग से? नहीं, अभी तक सरकार ने किसी नए डीजीपी के नियुक्ति संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया है। ऐसे मतलब यह जो सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, या जो ब्यूरोक्रेसी है, या जो पुलिस महकमा है, वो ये मान के चल रहा है कि अगर कल रात 12 बजे अनुराग गुप्ता हटते हैं तो डीजी रैंक में 3 अधिकारी हैं। एक अनिल पाल्टा है, एक एमएस भाटिया है, और एक प्रशांत कुमार सिंह है। ये 3 लोगों में किसी की सरकार डीजीपी के पद पर नियुक्ति कर सकती है। उसमें ऐसे एमएस भाटिया का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है रेस में। सबसे एमएस भाटिया, क्या ये तीनों एक ही बैच के हैं या कोई सीनियर और कोई जूनियर? नहीं, इसमें सीनियर जूनियर नहीं होता, बैच संभवतः अलग अलग है इन लोगों का। जैसे जो डीजी रैंक में प्रोन्नत हो गए, तो ये तीनों डीजी रैंक में आ गए हैं। अब इन तीनों में सरकार का चॉइस होता है, जो सरकार जिसको बेहतर मानती है उसको। तो सरकार एक तरीका अपनाई थी, पिछली बार एक कमेटी बनाई थी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कि भाई आप अनुशंसा करके दीजिए, हमारे पास 3 नाम है, किसको बना दे।
क्या इस बार भी सरकार वैसा निर्णय ले सकती है, या फिर वो फिर यूपीएससी को नाम भेजेंगे तीनों, उसमें से जो सेलेक्ट करके भेज दे, या फिर अपने से सरकार किसी एक को नहीं, नियुक्त ये करे? लोग डीजी रैंक में इम्पैनल्ड हैं, इसलिए सरकार चाहेगी तो इनमें से किसी को भी डीजीपी अधिसूचित कर सकती है। ठीक है। किसी नए नाम के लिए मतलब मान लीजिए जो पहले से जो पैनल है उसके अलावा अगर किसी नाम को जोड़ना है तब किसी कमेटी की बैठक होगी और उस पर निर्णय होगा और वो इम्पैनल्ड हो जाएंगे डीजी रैंक में, तब उसमें से किसी ठीक है। अब सवाल आता है टेक्निकल कि अगर राज्य सरकार जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर आया इसको मानने को तैयार नहीं है, तो क्या विकल्प है कोर्ट के अलावा भी? देखिए, ये असंवैधानिक स्थिति पैदा होगी, क्योंकि आईएएस आईपीएस का जो अधिकारी होता है उसका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो आप इस रूप में लेमैन की तरह मान लीजिए, जो उसका मालिक केंद्र सरकार है, तो जो मालिक है उसका निर्णय अंतिम होगा। हमारे घर में अगर कोई नौकर है मेरा, तो हम जो चाहेंगे वो ना करेगा। नहीं, पर इसमें बीच में तो एक आउटसोर्स टाइप का भी चीज है ना, क्या कि यहाँ पे एक सरकार भी है निर्णय को लेकर, राज्य सरकार। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एजेंसी ने, मान लीजिए एक मूर्खुआ भाषा में हम बात करें, एक एजेंसी ने एक एम्प्लॉय को बहाल किया और एम्प्लॉय अब ड्यूटी कर रहा है मेरे ऑफिस में, तो डायरेक्ट एम्प्लॉय को अगर एजेंसी कह दे कि आप छोड़ के चले जाइए, ये तो संभव नहीं हो सकता। मेरे ऑफिस में हम भी डिसीजन में एक स्टेक होल्डर है। देखिए, इससे हम सहमत नहीं है। आप पश्चिम बंगाल का मामला देखे होंगे, जब विवाद हुआ था तो केंद्र सरकार ने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को कहा था, बंदोपाध्याय को, जो आप इमीडिएट अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मतलब स्टेट की प्रतिनियुक्ति से केंद्रीय सेवा में वापस आइए। तो इस आदेश को मानना पड़ता, लेकिन वहाँ एक बीच का रास्ता अपनाया गया। बंदोपाध्याय ने क्या किया, जो वहाँ केंद्र की नौकरी में लौटने के बदले उन्होंने सिविल सेवा से ही इस्तीफा दे दिया, और सिविल सेवा से इस्तीफा देने के बाद कोई भी आदमी स्वतंत्र हो गया। उसके बाद वो ममता बनर्जी के साथ उनकी टीम में शामिल होकर एडवाइजर के रूप में काम करने लगे। ये एक मतलब ये तो रास्ता निकला बीच का। ठीक तो है। देखिए, एक रास्ता इसमें और भी हो सकता था, जैसे केंद्र सरकार ने डीजीपी बंदोपाध्याय को कहा कि आप आइए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे, चीफ सेक्रेटरी को। तो चीफ सेक्रेटरी को रिलीविंग ऑर्डर लेना पड़ता है राज्य से, राज्य सरकार नहीं देगी, तो उस परिस्थिति में डीजीपी का कदम क्या हो सकता था, या चीफ सेक्रेटरी? नहीं, तब एक मतलब संवैधानिक संकट पैदा होता है। जो देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा, और भारत का संविधान इस तरह से बनाया गया है जिसमें केंद्र को अंतिम मतलब मजबूत किया गया है। मतलब केंद्र का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर कह दे जो हम केंद्र के किसी फैसले को नहीं मानेंगे, तो यही तो राष्ट्रपति शासन का आधार बनता है। ठीक है। अब बताइए कि डीजीपी अनुराग गुप्ता जो मतलब लोग कह रहे हैं कि इनका अगर आप टर्म भी जोड़िएगा तो इनके पास समय भी है, डीजीपी रह भी सकते हैं, सरकार की ख्वाहिश भी है, तो अब इसमें क्या टेक्निकल चीज को ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब हम लोग भी समझने के बाद, देखिए, अनुराग गुप्ता के मामले में ये हुआ है, जो राज्य सरकार ने जो जनवरी 2025 में एक कमेटी बनाई, एक्स रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज रत्नाकर भिंगरा की अध्यक्षता में, इस तरह की कमेटी बनाकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वो लोग, ये राज्य भी डीजीपी की नियुक्ति वहां पर किया है। ठीक है। उसी तर्ज पर यहाँ भी कमेटी बनी। तो क्या उन स्टेट में कभी फ्रैक्शन क्रिएट हुआ? यही हम इसको स्पष्ट करना चाहते हैं। फ्रैक्शन कहाँ जन्म ले रहा है? जिस तरह की कमेटी दूसरे राज्य बनाए, उसी तरह की कमेटी झारखंड भी बनाई, और बनाने के बाद उसी तरह से डीजीपी का अपॉइंटमेंट किया। तो सवाल ये उठता है कि उन राज्यों की कमेटियां उसका फैसला सही है और झारखंड का फैसला गलत है। नहीं, सही गलत का फैसला ये हो सकता है कि क्या उन राज्यों में कोई विरोध किया सरकार के निर्णय का कि ये कमेटी के अनुशंसा रॉन्ग है? नहीं, टेक्निकल पहले पहलू पर जाइए। विरोध कैसे होगा? विरोध तो तब होगा जब किसी नियम का उल्लंघन होगा। तो वहां तो
वहाँ की भी कमेटी, यहाँ की कमेटी सेम मतलब स्ट्रक्चर में बनी, लेकिन विरोध और कहाँ विवाद जन्म लिया इसको समझने का जरूरत है। वो जो राज्य है वो क्या किया कि जो कमेटी बनाया उसमें एक यूपीएससी के मेंबर को भी रखा। अच्छा। और डीजीपी की नियुक्ति के समय जो कमेटी की बैठक हुई उसमें यूपीएससी के मेंबर भी शामिल हुए। और इस तरह से मतलब उसमें केंद्र, मतलब डीजीपी के चयन में केंद्र की भी सहमति मिल गई। ये झारखंड में क्या हुआ, जो झारखंड की जो बैठक हुई रत्नाकर भेंगड़ा की अध्यक्षता में, उसमें कोई यूपीएससी का मेंबर न शामिल हुआ और जो सरकार फैसला ली उस पर यूपीएससी का कोई कंकरेंस लिया गया। तो मतलब इसमें, मतलब इस फैसले में केंद्र की कहीं कोई भूमिका नहीं रही। एक दूसरा जो सवाल उठता है, जो डीजीपी, देखिए अनुराग गुप्ता के मामले में क्या है कि अनुराग गुप्ता अगर अभी नियमित डीजीपी हैं और रहते तो, और वो 6 महीना उनका कार्यकाल रहता तो ऑटोमेटिकली वो 2 साल के लिए डीजीपी बने रह जाते। अब सवाल ये उठ रहा है कि अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी कब बनाया गया? तो अनुराग गुप्ता को नियमित डीजीपी बनाया गया 2 फरवरी 2025 को। तो 2 फरवरी से 30 अप्रैल का जो समय है, इसमें फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का ही समय बचा होता है। लेकिन होना ये चाहिए था जो ये 6 महीना कम से कम वो इस पद पर रहे। ये तो टेक्निकली ठीक है। अब इसमें एक तर्क स्टेट गवर्नमेंट का ये है, जो इनको तो हम डीजीपी बनाए कब, 26 जुलाई 2024 को। तो 26 जुलाई 2024 से आज 30 अप्रैल तक इनका तो 6 महीने से ज्यादा का कार्यकाल बचा है। लेकिन प्रभारी डीजीपी को नहीं माना जाता है। जैसे एमडी राव भी प्रभारी डीजीपी बने थे, तो प्रभारी डीजीपी बने थे तो बाद में तो उनको हटना पड़ा ना। वो उनका 1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ था तो 1.5 साल और रह जाते। हाँ बिल्कुल। तो अब उस अवधि, अच्छा एक सवाल और ये मतलब खड़ा हो गया है कि अगर आप 26 जुलाई 2024 से मान रहे हैं तो आप नियमावली कब बनाए? नियमावली तो आप बनाए हैं जनवरी 2025 में। तो जब नियमावली आप बनाए उस समय से वो नियमावली लागू होगा ना। भूतलक्षी प्रभाव से उनके कार्यकाल की गिनती के लिए आप 26 जुलाई तो नहीं जा सकते हैं। अच्छा, बैक डेट से तो काउंटिंग होगा, काउंटिंग नहीं होगा। तो ये सब टेक्निकल, वो जो पत्र है केंद्र सरकार का, वो जब बाहर आएगा उसमें सारे क्लॉज, जो मोटा मोटी जो क्षण के बातें आई हैं, जो आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बात बाहर आई है, उसमें यही है मूल रूप से जो नियुक्ति नियमावली जो है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस आधार पर इनकी नियुक्ति को सही नहीं माना है और उसी आधार पर कहा है कि आप इनको 30 अप्रैल को रिटायर कर। ठीक है, अब बात करते हैं रिम्स डायरेक्टर की। सरकार ने फैसला लिया, स्वास्थ्य विभाग ने, कि रिम्स के डायरेक्टर सरकार या कैबिनेट के फैसले को नहीं मानते हैं, अपने उच्च अधिकारियों से रवैया सही नहीं है, इसलिए इनको तत्काल पोस्ट से हटाया जाता है। 3 महीने का वेतन और उनका भत्ता देके उनको खत्म किया। कोर्ट ने कहा ये तरीका सही नहीं है, इनका भी पक्ष आपको मानना चाहिए। तो अब क्या सरकार उसी अपने इल्जाम को कंटिन्यू रखेगी या फिर सरकार कोर्ट के आदेश का अवलोकन में इनसे एक स्पष्टीकरण मांगेगी, फिर स्पष्टीकरण का ये जवाब देंगे, उसको आधार बनाएगी कि आपके स्पष्टीकरण से हम संतुष्ट नहीं है, तब हटाएगी? और दूसरा ये हो सकता है कि जब फिर उस आधार पे आएगा तो ये फिर कोर्ट जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में मतलब कोई इसको अपना जीत और कोई अपना हार मान रहा है, विपक्ष भी इस पे तंज कस रहा है। तो अब क्या आपको लग रहा है रिम्स के डायरेक्टर को लेकर? देखिए, इस पूरे प्रकरण में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो झारखंड की स्वास्थ्य सेवा का जो मतलब विकास और उसको जो स्ट्रेंथिंग करने की दिशा में सरकार जिस तरह से काम कर रही थी, उसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। जहां तक सरकार जिस आधार पर उनको डायरेक्टर पद से हटाने का काम की थी, उसको मतलब सरकार का जो मतलब निर्णय लेने वाले लोग, बड़े लोग हैं, उनका कहना है कि वो बिल्कुल नियमानुकूल है।
नियुक्ति नियमावली में कहा गया है कि सरकार जब चाहे उनको 3 महीने का वेतन देके उनको पद से हटा सकती है। ठीक है। तो 3 महीने का वेतन देके उनको पद से हटा दिया गया। अब मामला वो चले गए कोर्ट में। अब कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दिया है। तो अब सरकार कोई भी स्टेट हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध तो जा नहीं सकती है। और नहीं, कोर्ट ने कहा उस पे तो अभी सुनवाई चलनी है। मतलब कि भाई जो उन पे आरोप लगा है कि वो सही है गलत है वो अलग चीज है। अभी कहा कि इनको पक्ष क्यों नहीं सुना इनका, वो उस पे हम अभी नहीं जाएंगे, वो तो बाद का विषय है। हमारा अभी पॉइंट सिर्फ इतना है जो कोर्ट ने स्टे कर दिया सरकार के फैसले को, और स्टे करने के बाद क्या हुआ कि वो जाके फिर से निदेशक के पद पर बैठ गए हैं, आ गए हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है, जो रिम्स जो झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे विश्वसनीय अस्पताल है, सबसे मतलब तकनीकी दृष्टिकोण से संपन्न अस्पताल है, उसका निदेशक वैसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो सरकार के फैसले से चोटिल है। तो सरकार के फैसले से चोटिल व्यक्ति उतने बड़े संस्थान का शीर्ष पद पर बैठा हो तो वहां का प्रशासनिक व्यवस्था या सरकार के डायरेक्शन पर वहां काम होना अब लगभग मतलब असंभव सा दिखता है। मतलब वैसा जो जिसको एक तक तो ये भी हो सकता है कि सरकार कोई लीगली ऑर्डर करेगी तो हम बाध्य हैं मानने के लिए। सिर्फ ऑर्डर से तो कोई संस्था नहीं चलता, वो लॉ के अनुसार चलता है। तो जो कानूनतः रिम्स में करना है वो बोलेंगे कि हम कर रहे हैं। हाँ, ये तो एक मतलब थ्योरेटिकल बात होती है। जो लॉ है उसी के अनुसार हम चलेंगे, उसी के अनुसार हमको काम करना है, लेकिन ऑर्डर के भी अनुसार चलना होता है, इसीलिए बोला जाता है लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन व्यवहारिक क्या होता है, सरकार का डायरेक्शन होता है, अब चीफ सेक्रेटरी है, रिम्स डायरेक्टर है, डीजीपी है, तो सब चीज कानूनी रूप से नहीं मौखिक भी होता है। तो अब जो आप बोल अब जैसे रिम्स का जो नियमावली है डायरेक्टर का चयन करने का, मान लीजिए कल ये खुद इस्तीफा दे देते हैं या सरकार इनको फिर से नोटिस सर्व करके स्पष्टीकरण लेके हटा देती है, तो कोई ऐसा नाम अभी है जो हवा में तैर रहा हो जिसको डायरेक्टर का पद दिया जा सकता? नहीं, वो तो अभी तो वो तो तात्कालिक व्यवस्था में शशिवाला सिंह को सरकार रिम्स डायरेक्टर का प्रभार नहीं दिया है। तो अब तो फिर विज्ञापन निकालना पड़ेगा रेगुलर डायरेक्टर के लिए। हाँ, नहीं, सबसे बड़ा जो संशय है वो ये है, जो अब कोर्ट का फैसला आने में मान लीजिए आपको 1-2 महीना लग जाता है, सपोज कर लीजिए कोर्ट की सुनवाई है, 2 सप्ताह का नोटिस देगा, जवाब सरकार देगी, फिर कोई टाइम ले लेगा, 2-3 महीना का समय अगर बीतता है इस तरह से नियमित नियुक्ति होने में, या उनकी नियुक्ति को सही और मतलब उनको हटाए जाने को सही या गलत करार देने में, तो यो जो 2-3-4 महीना का जो समय है, वहाँ जो मतलब रस्साकसी है, ये रिम्स के लिए बहुत हानिकारक है। शुक्रिया। तो आज के चर्चा में बस इतना ही। जितेंद्र जी कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हर जो निर्णय सरकार ले या हर जो इच्छा सरकार की हो वो लिखित तौर पे भेजा जाए। सरकार कई चीजें डायरेक्शन से भी चलती है, अधिकारियों को डायरेक्शन दे के भी। अब यही दोनों संशय की स्थिति है। मुख्यमंत्री जी कल आने वाले हैं, क्या वो कल आएंगे या कल के बाद आएंगे? क्या सरकार निर्णय लेगी डीजीपी को लेकर? और जब सुनवाई होगी रिम्स डायरेक्टर को लेकर, तो रिम्स या स्वास्थ्य विभाग और रिम्स के जो डायरेक्टर हैं, इन दोनों का क्या जिरा होगा वो भी हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। The followup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in